नमस्कार, मैं हूं विनीत और यूपी दर्पण लाइव में आपका स्वागत है। अगले 25 मिनटों में हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के वो समाचार जो आपको प्रभावित करते हैं। यूपी एटीएस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को दबोचा, आईएसआई और पाकिस्तान से जुड़े तार। जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी 200 फरियादियों की समस्याएं। मेरठ में अलमारी के पीछे चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। पीएम सूर्य घर योजना से रोशन होंगे यूपी के प्राइमरी स्कूल, लगेगा सोलर सिस्टम। हाई टेंशन लाइन से प्रभावित किसानों को दोगुना मुआवजा, योगी सरकार का बड़ा फैसला। अब आगे के समाचार सुनिए विस्तार से। जनता दर्शन में सीएम योगी ने सुनी 200 फरियादियों की समस्याएं, बच्चों को दी टॉफी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में करीब 200 फरियादियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने लोगों से सीधे मुलाकात कर उनकी शिकायतों का संज्ञान लिया और संबंधित अधिकारियों को समयबद्ध समाधान के निर्देश दिए। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सहायता मांगने पहुंचे लोगों से मुख्यमंत्री ने आयुष्मान कार्ड के बारे में जानकारी ली और पात्र लोगों का कार्ड जल्दी बनवाने के निर्देश दिए। सोशल मीडिया के दौरान उनका स्नेही रूप भी देखने को मिला जब उन्होंने बच्चों को दुलार किया और टॉफी दी और उन्हें मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सरकार हर जरूरतमंद के साथ खड़ी है। हाई टेंशन लाइन से प्रभावित किसानों को दोगुना मुआवजा, योगी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई टेंशन बिजली लाइनों से प्रभावित किसानों को बड़ी राहत देते हुए मुआवजा नीति में बदलाव किया। अब 765, 400, 220 और 132 केवी लाइनों के टावर के नीचे आने वाली जमीन के लिए किसानों को सर्किल रेट का 200% मुआवजा मिलेगा। वहीं जिन खेतों के ऊपर से हाई टेंशन तार गुजरेंगे उस कॉरिडोर की ज़मीन के लिए 30% मुआवजा दिया जाएगा। नई व्यवस्था से किसानों को पहले की तुलना में 21 से 33% अधिक लाभ मिलने की संभावना है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों को उनकी ज़मीन के उपयोग में होने वाले नुकसान की बेहतर भरपाई हो सकेगी। आई-पैक से सपा ने तोड़ा नाता, बंगाल चुनाव नतीजों के बाद अखिलेश का फैसला। पश्चिम बंगाल चुनाव परिणामों के बाद समाजवादी पार्टी ने चुनाव प्रबंधन कंपनी आई-पैक से दूरी बना ली है। लखनऊ में प्रेस वार्ता के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वीकार किया कि उनकी पार्टी कुछ समय तक आई-पैक के साथ काम कर रही थी, लेकिन अब दोनों के साथ काम नहीं कर रही है। उन्होंने इसकी वजह फंड में कमी बताया जा रहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव 2027 की रणनीति को लेकर सपा और आई-पैक के बीच हुई कई दौर की बातचीत हुई थी। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की हार के बाद इस फैसले को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ममता से मुलाकात से पहले अखिलेश ने भाजपा पर लगाए चुनाव प्रभावित करने के आरोप। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात से पहले भाजपा पर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने के आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो परिस्थितियां ममता बनर्जी ने बंगाल में देखी वैसी ही स्थिति सपा ने 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी महसूस की थी। उन्होंने भाजपा पर वोटों की डकैती का आरोप लगाते हुए कहा कि कई सीटों पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने दबाव और डर के माहौल के बावजूद डटकर मुकाबला किया। अखिलेश ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में कार्यकर्ताओं की मजबूती के कारण भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सका। प्रयागराज में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बोले, रक्षा क्षेत्र में निजी भागीदारी बढ़ेगी। प्रयागराज में आयोजित नॉर्थ टेक सिंपोजियम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। इसमें निजी सेक्टर की भागीदारी 23% से बढ़ाकर 50% करने की योजना है। रक्षा त्रिवेणी संगम, तकनीकी, उद्योग और सैन्य कौशल का संगम विषय पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत अब रक्षा उपकरणों का केवल आयातक ही नहीं बल्कि निर्यातक बनने की दिशा में भी आगे बढ़ रहा है। कार्यक्रम में सेना, उद्योग और तकनीकी विशेषज्ञों ने भी हिस्सा लिया। सरकार का लक्ष्य आधुनिक तकनीक और निजी निवेश के जरिए रक्षा उत्पादन को मजबूत करना है। सहारनपुर बुलडोजर कार्रवाई पर चंद्रशेखर आजाद का अल्टीमेटम, धरने की चेतावनी। सहारनपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत आईटीसी रोड पर हुई बुलडोजर कार्रवाई अब राजनीतिक मुद्दा बनती जा रही है। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने प्रभावित दलित परिवारों से मुलाकात कर कार्रवाई को अन्यायपूर्ण बताया और 7 मई को डीएम कार्यालय पर धरने का ऐलान किया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि लोगों को न्याय नहीं मिला तो सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ी जाएगी। बताया जा रहा है कि सड़क चौड़ीकरण के दौरान कई मकानों पर बुलडोजर चलाया गया, जिससे स्थानीय लोगों में नाराजगी है।
सांसद ने मौके पर पहुंचकर लोगों की समस्याएं सुनी और प्रशासन से उचित समाधान की मांग की। शिक्षा कर्मचारी अब नहीं छिपा सकेंगे जांच, मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज होगा पूरा ब्यौरा। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के शिक्षक एवं कर्मचारी अब अपने खिलाफ चल रही जांच नहीं छिपा सकेंगे। उच्च शिक्षा विभाग ने निर्देश जारी किए हैं कि मानव संपदा पोर्टल पर सतर्कता जांच और अनुशासन संबंधी कार्रवाइयों से जुड़ी सभी जानकारी दर्ज की जाएगी। संयुक्त सचिव शकील अहमद सिद्दीकी ने सभी विश्वविद्यालयों और निदेशालयों को आदेश भेजते हुए कहा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पुरस्कार या समितियों में चयन से पहले संबंधित व्यक्ति का रिकॉर्ड आसानी से जांचा जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इस कदम से गड़बड़ियों पर रोक लगेगी और जवाबदेही मजबूत होगी। गंगा एक्सप्रेसवे से ग्रेटर नोएडा तक 37 किलोमीटर लिंक रोड को मंजूरी। ग्रेटर नोएडा को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए 37 किलोमीटर लंबे लिंक रोड परियोजना को मंजूरी दे दी गई है। इस 8 लेन कॉरिडोर के बनने से हापुड़ बाईपास तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी और यात्रा समय घटकर लगभग 30 से 45 मिनट रह जाएगा। परियोजना से यमुना एक्सप्रेसवे तक पहुंच भी तेज होगी, जिससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और निवेश को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी ने इस परियोजना की जानकारी साझा की। विशेषज्ञों का मानना है कि यह कनेक्टिविटी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बिजली विभाग में भ्रष्टाचार पर सख्ती, अब विजिलेंस करेगी सीधे जांच। उत्तर प्रदेश सरकार ने बिजली विभाग में भ्रष्टाचार के मामलों पर सख्ती बढ़ा दी है। मुख्य सचिव एसपी गोयल द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार अब बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की आय से अधिक संपत्ति तथा भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों की सीधे जांच विजिलेंस एजेंसियां करेंगी। पहले इन मामलों की जांच आंतरिक विजिलेंस से भी कराई जाती थी, लेकिन नई व्यवस्था में इसे समाप्त कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे जांच प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनेगी। इस फैसले को विभाग में जवाबदेही बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। जनगणना 2027 में 2 जगह निवास की जानकारी न देने की अपील। जनगणना 2027 की तैयारियां पूरी कर ली गई है और 22 मई से पहले चरण की शुरुआत होगी। 7 से 21 मई के बीच स्वगणना प्रक्रिया चलाई जाएगी, जिसमें नागरिकों की बड़ी भूमिका रहेगी। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे केवल एक ही स्थान की जानकारी दें और 2 जगह निवास का विवरण न भरें, ताकि आंकड़ों में गड़बड़ी न हो। इस बार जनगणना प्रक्रिया को अधिक सरल बनाया गया है और जानकारी देने के लिए किसी दस्तावेज की अनिवार्यता नहीं होगी। सरकार का उद्देश्य सटीक और विश्वसनीय आंकड़े जुटाना है, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद मिल सके। कानपुर में प्रीपेड स्मार्ट मीटर होंगे पोस्टपेड, उपभोक्ताओं को बड़ी राहत। कानपुर में प्रीपेड स्मार्ट मीटरों को पोस्टपेड मोड में बदलने की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। केस्को द्वारा लगाए गए करीब 1.30 लाख 4G नेटवर्क और प्रीपेड स्मार्ट मीटर अब पोस्टपेड व्यवस्था में काम करेंगे। इसके अलावा पहले से लगे 2G नेटवर्क वाले लगभग 1.58 लाख मीटरों को भी पोस्टपेड में बदलने का रास्ता साफ हो गया है। उपभोक्ताओं को अब पहले की तरह हर महीने बिजली बिल SMS में मिलेगा और उसी के आधार पर भुगतान तय किया जाएगा। विभाग का कहना है कि तकनीकी दिक्कतों और उपभोक्ताओं की शिकायतों को देखते हुए ये फैसला लिया गया, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आगरा धर्मांतरण गैंग के पाकिस्तान और शाहीन बाग से जुड़े तार, जांच तेज। आगरा में पकड़े गए धर्मांतरण गैंग की जांच में पाकिस्तान और दिल्ली के शाहीन बाग व पाटला हाउस से जुड़े फंडिंग नेटवर्क के संकेत मिले हैं। पुलिस के अनुसार आरोपियों के पास धर्मांतरण से संबंधित लेन देन और संपर्कों के अहम सबूत मिले हैं। मामले में दिल्ली निवासी तलमीज उर रहमान, परवेज अख्तर, जतिन कपूर और राजस्थान निवासी हसन मोहम्मद को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि नेटवर्क का दायरा कश्मीर तक फैला हो सकता है। अदालत में पेशी के दौरान पुलिस ने आगे की पूछताछ की और अहम साक्ष्य जुटाने के लिए अतिरिक्त रिमांड की मांग की है। दोहरी जन्मतिथि के कारण हजारों पासपोर्ट अटके, गाजियाबाद RPO में मामले बढ़े। गाजियाबाद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में दोहरी जन्मतिथि के मामलों के कारण हजारों पासपोर्ट आवेदन लंबित हो गए हैं।
अधिकारियों के अनुसार कई लोगों ने पहले एक जन्म तिथि के आधार पर पासपोर्ट बनवाया, लेकिन बाद में आधार, शैक्षिक प्रमाण पत्र तथा अन्य दस्तावेजों में जन्म तिथि बदलवा ली। यही अंतर पासपोर्ट सत्यापन और नवीनीकरण में बड़ी बाधा बन रहा है। विभाग का कहना है कि जन्म तिथि संशोधन एक जटिल प्रक्रिया है, जिसके लिए मजिस्ट्रेट आदेश या सक्षम प्राधिकारी द्वारा वैध दस्तावेज जरूरी होते हैं। पिछले 1 वर्ष में ऐसे मामलों में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की गई है। यूपी रेरा का AI पोर्टल खरीदारों को बताएगा कौन सा बिल्डर भरोसेमंद। उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जल्द ही अपना नया AI आधारित पोर्टल 2.0 लॉन्च करने जा रही है, जिससे फ्लैट और प्लॉट खरीदने वालों को बड़ी सुविधा मिलेगी। इस पोर्टल के जरिए लोग मिनटों में यह जान सकेंगे कि कौन बिल्डर भरोसेमंद है और किसके खिलाफ कितनी शिकायतें दर्ज हैं और कौन डिफ़ॉल्टर घोषित किया गया है। पोर्टल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सुविधा होगी, जहां खरीदार सीधे सवाल पूछ सकेंगे और उन्हें डेटा आधारित जवाब तुरंत मिलेगा। सरकार का उद्देश्य रियल एस्टेट सेक्टर में पारदर्शिता बढ़ाना और लोगों को धोखाधड़ी से बचाना है। 1500 करोड़ ठगी मामले का मास्टरमाइंड रविंद्र नाथ सोनी, अलीगढ़ में दर्ज हुआ था पहला केस। 1500 करोड़ रुपए की कथित ठगी के आरोपी रविंद्र नाथ सोनी के खिलाफ पहला मामला अलीगढ़ के इगलास थाने में दर्ज हुआ था। पुलिस के अनुसार उसने नोएडा से अपना नेटवर्क शुरू किया और DFS जेम्स एंड ज्वेलरी ट्रेडिंग कंपनी के जरिए लोगों को सोने में निवेश और रकम दुगनी करने का झांसा देकर ठगी गई। कंपनी में 14,000 से लेकर 7 लाख रुपए तक की निवेश योजनाएं चलाई गई थी। आरोप है कि लोगों को सोने की गिन्नी और भारी मुनाफे का लालच देकर फंसाया जाता था। मामले में कई सहयोगियों की भूमिका भी जांच के दायरे में है। मेरठ में अलमारी के पीछे चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। मेरठ के इंचौली थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा करते हुए एक गुप्त तहखाने से तमंचे बनाने का बड़ा नेटवर्क पकड़ा है। पुलिस के अनुसार कैमरे में रखी अलमारी के पीछे तहखाने में उतरने का रास्ता बनाया गया था, जहां सुरंगनुमा कैमरे में अवैध हथियार तैयार किए जा रहे थे। मुख्य आरोपी इमरान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो पहले भी इसी मामले में जेल जा चुका है। जांच में एक BCA छात्र की संलिप्तता भी पाई गई है, जो ग्राहकों तक हथियार पहुंचाने का काम करता था। पुलिस ने मौके से कई हथियार और उपकरण बरामद किए हैं। नेपाल बॉर्डर से ब्राउन शुगर तस्करी, ई-रिक्शा चालक गिरफ्तार। बहराइच के रुपईडीहा बॉर्डर पर ASB और पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ई-रिक्शा चालक को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी नेपाल सीमा से मादक पदार्थ लेकर भारत में प्रवेश कर रहा था। तलाशी के दौरान उसके पास 36 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद की गई। पुलिस ने आरोपी के ई-रिक्शा को सीज कर NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारियों का कहना है कि सीमा क्षेत्र में नशा तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है और संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है। PM सूर्य घर योजना से रोशन होंगे यूपी के प्राइमरी स्कूल, लगेगा सोलर सिस्टम। उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों को PM सूर्य घर योजना के तहत सोलर ऊर्जा से जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा विभाग ने राज्य सरकार से अनुरोध किया है कि स्कूलों को भी इस योजना में शामिल किया जाए, ताकि उनकी छतों पर सोलर पैनल लगाए जा सकें। योजना के तहत प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इससे स्कूलों में LED लाइट, पंखे, स्मार्ट क्लास सुविधाओं को बेहतर तरीके से संचालित किया जा सकेगा। सरकार का मानना है कि इस पहल से बिजली खर्च कम होगा और ग्रामीण स्कूलों में आधुनिक सुविधाओं का बढ़ावा मिलेगा। मथुरा वृंदावन में अवैध निर्माण और भीड़ प्रबंधन पर हाईकोर्ट सख्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा वृंदावन में हाल में हुई भगदड़ घटनाओं और बढ़ते अवैध निर्माणों को लेकर प्रशासन पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन से पूछा कि अवैध निर्माण रोकने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की स्पष्ट नीति क्यों नहीं है। न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक सुरक्षा जैसे गंभीर मुद्दों पर प्रशासन की उदासीनता चिंताजनक है। अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि ध्वस्तीकरण नोटिस जारी करने के बजाय अवैध निर्माण शुरू होने से पहले ही प्रभावी रोकथाम जरूरी है। मामले में प्रशासन से विस्तृत जवाब मांगा गया है। सहारनपुर में बढ़ती गर्मी से आक्रामक हुए डॉग्स, काटने के मामले बढ़े। सहारनपुर में बढ़ती गर्मी का असर अब पालतू और आवारा कुत्तों के व्यवहार पर भी दिखने लगा है। विशेषज्ञों के अनुसार तापमान बढ़ने से डॉग्स में चिड़चिड़ापन और आक्रामकता बढ़ रही है।
जिसके कारण काटने की घटनाओं में तेजी आई है। डॉक्टरों का कहना है कि कुत्तों में पसीने की ग्रंथियां नहीं होती, इसलिए वे शरीर का तापमान नियंत्रित करने के लिए लगातार हाँफते हैं और अत्यधिक गर्मी में हीट स्ट्रोक का खतरा भी बढ़ जाता है। रेबीज संक्रमण, मेटिंग सीजन और बार बार छेड़ने जैसी स्थितियों में भी उनकी आक्रामकता बढ़ जाती है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अयोध्या में पहली बार लागू हुआ हीट एक्शन प्लान, 42 वार्ड हाई रिस्क जोन में शामिल। भीषण गर्मी और बढ़ते हीट स्ट्रेस को देखते हुए अयोध्या में पहली बार हीट एक्शन प्लान लागू किया गया है। इस योजना को नेचुरल रिसोर्सेज डिफेंस काउंसिल और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ गांधीनगर के सहयोग से तैयार किया गया है। शहर के 42 वार्डों को हाई रिस्क जोन में रखा गया है, जहां विशेष निगरानी और राहत उपाय किए जाएंगे। विशेषज्ञों के अनुसार बाहरी कामगार, दिहाड़ी मजदूर, गरीब वर्ग और दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु सबसे ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। अधिकारियों ने बताया कि बढ़ता तापमान भी स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन रहा है, इसलिए जागरूकता और त्वरित राहत व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। यूपी एटीएस ने 2 संदिग्ध आतंकियों को पकड़ा, पाकिस्तान और आईएसआई से जुड़े तार। उत्तर प्रदेश एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पाकिस्तान स्थित हैंडलरों और आईएसआई से जुड़े होने के आरोप हैं। जांच एजेंसियों के अनुसार आरोपी पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी के संपर्क में थे और संवेदनशील इलाकों, पुलिस थानों तथा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों को बाराबांकी और कुशीनगर से पकड़ा गया है। एटीएस अब उनके डिजिटल नेटवर्क, फंडिंग और संपर्कों की गहन जांच कर रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने इसे प्रदेश में बड़ी आतंकी साजिश को विफल करने वाली कार्रवाई बताया है। NH9 पर फिल्मी अंदाज में एटीएम कैश वैन लूट, ड्राइवर को बंधक बनाकर फरार हुए बदमाश। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक क्षेत्र में NH9 पर दिन दहाड़े एटीएम कैश वैन लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। बदमाशों ने हथियार के बल पर कैश वैन चालक को बंधक बनाया और करीब 20 लाख रुपए लेकर फरार हो गए। जानकारी के अनुसार वित्तीय संस्था के कर्मचारी विभिन्न एटीएम में नकदी डालने निकले थे और 5 एटीएम में कैश जमा कराने के बाद छठे स्थान की ओर जा रहे थे। इसी दौरान विजयनगर बाईपास के पास वारदात को अंजाम दिया गया। घटना के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। ODOC योजना में नॉनवेज व्यंजनों की अनदेखी पर विवाद, लखनऊ के कबाब बाहर। उत्तर प्रदेश सरकार की वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन योजना को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। योजना का उद्देश्य स्थानीय व्यंजनों को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान देना है, लेकिन सूची में कई प्रसिद्ध नॉनवेज व्यंजनों को शामिल नहीं किए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। लखनऊ के मशहूर गलौटी कबाब, अवधी बिरयानी और निहारी जैसे व्यंजन सूची से बाहर हैं। इसी तरह रामपुर और बरेली के कई पारंपरिक मांसाहारी व्यंजन भी शामिल नहीं किए गए। विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदेश की समृद्ध खान पान संस्कृति को सही तरीके से प्रस्तुत करने के लिए सभी प्रकार के व्यंजनों को संतुलित रूप से शामिल किया जाना चाहिए। यूपी में बदला मौसम, बारिश और तेज हवाओं के साथ तापमान में बड़ी गिरावट। पश्चिमी विक्षोभ के असर से उत्तर प्रदेश के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। कई जिलों में हुई बारिश और तेज हवाओं के कारण दिन और रात के तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे पहुंच गया है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। कई जगहों पर रात में पंखे और कूलर तक बंद करने पड़े। अगले 2 दिनों तक आंधी और बारिश की संभावना जताई गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम में यह बदलाव फिलहाल राहत दे रहा है, लेकिन तेज हवाओं और बिजली गिरने से सावधानी बरतना जरूरी है।